एक तो आप मेरे को ये बताएंगे कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है बताओ जल्दी से। 1 अक्षांश रेखा पूछ रहा हूं मैं, दोबारा से बोले, अक्षांश रेखा पूछ रहा हूं 179। कितनी? 182, ठीक है ना। और कुल अक्षांश आपसे पूछेंगे तो आपको क्या करना है? 181। और अक्षांशीय वृत्त आपसे पूछ ले तो आपको क्या करना है? 179, ठीक है ना। तो टोटल अक्षांश 181 होती हैं, अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। दो कम क्यों होती है भाई अक्षांश रेखा? कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या नहीं बनाता है? वर्त नहीं बनाता है। तो जो वर्त बनते हैं वो ही अक्षांश रेखाएं होती है। तो अक्षांश रेखा और अक्षांशीय वृत्त एक ही बात, ठीक है ना। और कुल अक्षांश 181 होते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कटिबंध या जोन, ठीक है ना। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। सभी जगह दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है भाई। अच्छा, अक्षांशों में देखिए हमने 3 प्रमुख अक्षांशों की बात की। एक अक्षांश ये है, इसको आपने 0 डिग्री लिखा है। एक अक्षांश ये है, इसको आपने 23.5 डिग्री लिखा। एक अक्षांश ये है, इसको आपने 23.5 डिग्री लिखा है, ठीक है ना। यहां पर इस तरह से, ठीक है। ये अब मेरे को आप बता दीजिए, ये जो अक्षांश है ये किस नाम से जानी जाती है? कर्क रेखा के नाम से। ये वाली भूमध्य रेखा और ये वाली मकर रेखा, ठीक है। ये 3 प्रमुख अक्षांश रेखा होती हैं। भूमध्य रेखा पे सूर्य लंबवत कब होता है बताओ? 21 मार्च और 23 सितंबर को। कर्क रेखा पर 21 जून को। भूमध्य ये मकर रेखा पर 22 दिसंबर। अच्छा, दिन रात बराबर कब होते हैं बताओ? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध का 22 दिसंबर, ठीक है ना। तो आपके जो सवाल हैं वो सिंपल से इस तरह के प्रश्न है कि भी टोटल अक्षांश कितने, अक्षांश रेखाएं कितनी, अक्षांशीय वृत्त कितने, अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे, भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को कौन सी रेखा अलग करती है, मकर रेखा पे सूर्य कब चमकता है, कर्क रेखा पे सीधा कब चमकता है, दिन रात बराबर कब होते हैं, छोटा बड़ा दिन आपसे पूछे तो अपने कर सकते हैं। ये तो अपनी नॉर्मल अक्षांशों की बात हुई थी। अब आज की बात पे आते हैं और आज हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो ये जो अपना ग्लोब है, इस ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो अर्धवर्त होती हैं। कैसी होती हैं? अर्धवर्त, ठीक है ना। अर्धवर्त का मतलब हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अर्धवर्त होती हैं, यानी ग्लोब जो होता है उसके उत्तर से दक्षिण की ओर ये देशांतर रेखाएं होती हैं। अगला मेरा सवाल है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी? कुल देशांतर रेखा कितनी होती है बताओ? 360। क्योंकि एक जो हमारा वृत्त बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। और प्रत्येक डिग्री पे एक देशांतर रेखा है, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360 हो गई। अब देखना यहाँ पे, अब होती है असली बात शुरू। अब आपको ये समझना है कि ये मैंने एक बीचों बीच देशांतर रेखा खींची है और इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर है। इस देशांतर के दो नाम और अपन ले सकते हैं, जैसे एक तो इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। एक इसको बोल सकते हैं अपने विश्व मानक समय रेखा। विश्व मानक समय
रेखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, विश्व मानक समय रेखा, यानी विश्व का जो मानक समय है वो इसी 0 डिग्री से निर्धारित किया गया है। जैसे भारत के संदर्भ में आप लोग जानते हैं कि भारत का मानक समय तो आप बताते हैं 82.5 डिग्री जो है वहां से निर्धारित किया गया है। जो विश्व समय से, अब वो विश्व समय कौन सा है 0 डिग्री देशांतर का, तो विश्व समय से 5.5 घंटे आगे है भारत का मानक समय। तो वो सब बात इसकी अपन करेंगे। तो देखना आप 0 डिग्री देशांतर आपने देखा है। अब देखो इसके इधर वाला ये जो भाग है इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। इधर वाले भाग का मतलब ये है कि इस तरफ जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उन देशांतरों को हम क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर कहेंगे। और 0 डिग्री के इधर जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उनको अपन क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर कहेंगे। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बता सकते हैं क्या कि भारत बताइए पूर्वी देशांतर में आता है या पश्चिमी देशांतर में आता है? पूर्वी देशांतर में आता है। ठीक है, दूसरी बात देखना आप, ये तो पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी देशांतर का जो समय होता है वो हमेशा आगे होता है और पश्चिमी देशांतर का समय हमेशा पीछे होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भारत का समय विश्व समय से 5.5 घंटे आगे है, तो ये पूर्वी देशांतर में है तो समय आगे रहता है, पश्चिमी देशांतर में है तो समय पीछे रहता है। तो ये भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखना कि देशांतर रेखाओं की स्थिति किस तरह से होती है। ये रेखाएं ऐसे चलती हैं और इस तरह से, ठीक है ना, इधर से मैं चलता हूं, इन देशांतर रेखाओं की स्थिति ऐसी होती है। ठीक है, यहां भी अपन देख लें इस तरह से। इस बात का मतलब ये है कि आप इनकी जो स्थिति है उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि देशांतर रेखाएं किस प्रकार की होती है। यहां पर एक अक्षांश रेखा आपने लिखी थी और उस अक्षांश रेखा को आप 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। बोलते हैं। ये आपकी मान लीजिए भूमध्य रेखा है जो यहां से जा रही है। ठीक है, तो ये जो भूमध्य रेखा आप देख रहे हैं इधर, इस भूमध्य रेखा पर इन दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है और इनके बीच में दूरी ध्रुवों पे जाके रेखाएं जो होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं। तो सवाल अपना ये था, मैंने कल एक प्रश्न पूछा था कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है ना, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो देखना आप, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी दो देशांतर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये दो देशांतर अपन ले रहे हैं, इनके बीच की दूरी यहां पर देखिए, इनके बीच की दूरी यहां पर देखिए और इनके बीच की दूरी यहां पर देख लीजिए। अब मैंने 3 जगह पे इनको चिन्हित किया है। दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या तीनों जगह समान है? क्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भूमध्य रेखा जो है वहां पर इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी और ध्रुवों पर जाके ये आपस में मिल जाती है। वैसे ही उत्तर में लेके चलिए, आप यहां देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए और यहां देख लीजिए, तीनों जगह अलग अलग है। जैसे जैसे हम नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। तो देखना दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो इसका आंसर होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। सर्वाधिक कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। न्यूनतम कितनी होती है? 0। न्यूनतम कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक कितनी होती है, तो ये करेंगे आप, या भूमध्य रेखा पर कितनी होती है तब आप ये करेंगे। लेकिन सीधा प्रश्न आ गया दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है और आपको इस तरह के ऑप्शन दे दिए,
तो आपको ध्यान रखना है कि एक ऑप्शन इस तरह का आपको मिलेगा, इनमें से कोई नहीं, या प्रत्येक जगह असमान होती है, तो उसको अपन को चयन करना है। ठीक है ना। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है तो वो भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा होती है, ध्रुवों पे सबसे कम होती है। ठीक है ना। ज्यादा कितनी होती है तो हमने लिख लिया 111.32 किलोमीटर, और न्यूनतम कितनी होती है तो आप लिखेंगे कितनी, 0। ठीक बात। अच्छा, अब देखिए आगे की बात करते हैं अपन। जो देशांतर रेखाएं होती हैं, उन देशांतर रेखाओं को हम समय ज्ञात करने के काम में लेते हैं। किस काम में लेते हैं, समय ज्ञात करने को। और आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है। प्रत्येक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 4 मिनट का। ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर अपन को देखना है कि जैसे मान लीजिए भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित है। अब मैंने कहा कि प्रत्येक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 0 डिग्री से हमें चलना है 82.5 डिग्री तक। तो इसको किससे गुणा कर देंगे बोलो, 4 से। 4 से गुणा करेंगे तो कितने मिनट आएंगे, 330, और 330 मिनट के घंटे बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 5.5 घंटे। ठीक है ना। भारत कहाँ है, पूर्वी देशांतर में है, इसलिए इसका समय 5.5 घंटे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा विश्व समय से। समझिए क्या, विश्व समय यानी ये ग्रीनविच रेखा जहां जहां से गुजर रही है, यानी ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होती हुई गुजरती है, तो वहां पर अगर मान लीजिए 12 बज रहे हैं तो भारत के अंदर 5.5 बज रहे हैं। ठीक है ना। तो ये 5.5 घंटे आगे होता है भारत का समय। और ये जो समय होता है ना, मानक समय जो निर्धारित करते हैं, जैसे भारत ने 82.5 से किया, तो ये 7.5 के गुणज में निर्धारित होता है। किसके गुणज में, 7.5 के गुणज में। अर्थात पाकिस्तान की हम बात करें तो उसका 75 डिग्री देशांतर पर निर्धारित है, भारत का प्लस 7.5 यानी 82.5, फिर बांग्लादेश प्लस 7.5 यानी 90। ठीक है ना। तो इस तरह से ये 7.5 के गुणज में होता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मानक समय का कितना अंतर रहता है, आधा घंटा। कितना, आधा घंटा, क्योंकि 7.5 डिग्री देशांतर को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिनट आते हैं, यानी आधा घंटा। समझ रहे मेरी बात को। तो अगर भारत का समय आगे हुआ या पाकिस्तान का आगे हुआ, भारत का आगे हुआ, क्योंकि भारत का समय जो है वो आगे है 82.5 में, पाकिस्तान का पहले आ जाता है, तो आधे घंटे का अंतर है। तो पाकिस्तान में अगर 8 बज रहे हैं तो भारत में 8:30 बज रहे हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा नॉर्मल जानकारी आपको दे दूं कि आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि भारत के साथ किस देश का मानक समय निर्धारित है, यानी भारत का जैसे 82.5 से है तो 82.5 का ही और किस देश का निर्धारित है, किसका। देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ये श्रीलंका, जो 82.5 डिग्री आ रही है, तो श्रीलंका और भारत का मानक समय क्या है, समान है। ठीक है ना। बांग्लादेश की हम बात करें, यहाँ पर बांग्लादेश है। ठीक है ना। बांग्लादेश का समय भारत से आधा घंटा आगे है, कि भारत में 9 बज रहे हैं तो बांग्लादेश में 9:30 बज रहे हैं। ठीक है ना। तो आपसे इनमें जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछ लिया, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपसे ये पूछ लिया कि ईरान, ईरान का मानक समय, ये मान लीजिए ईरान का मानक समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित है, तो बताओ विश्व समय से कितना आगे या पीछे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 45 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 180। 180 मिनट के घंटे कितने बन जाएंगे, 3 घंटे बन जाएंगे। तो बोलो पूर्वी देशांतर है तो 3 घंटे आगे हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर है तो 3 घंटे पीछे हो जाएगा। लेकिन आपके लिए जो प्रश्न है, आपका दायरा यही तक ही है कि आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक होती है, जो कि 111.32 किलोमीटर, और न्यूनतम ध्रुवों पर होती है, जो कि कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है ना। इसके अलावा देशांतर रेखाओं से समय ज्ञात किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर है, इसको ग्रीनविच और विश्व मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह के नॉर्मली प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और एक लास्ट प्रश्न अपन को और देखना है, ये जो आप 0 डिग्री देख रहे हैं ना, इसके ठीक विपरीत हम बात करें,
तो 180 डिग्री देशांतर है। कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर। और 180 डिग्री देशांतर है, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं ग्रीनविच और विश्व मानक समय रेखा, 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसे 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य और विषुवत रेखा बोलते हैं, वैसे 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच और विश्व मानक समय रेखा बोलते हैं। ठीक है ना? तो फटाफट 4 लाइनें नोट करें आप, फिर अपन भारत का जो है परिचय इसमें लेंगे। जल्दी से 4 लाइनें नोट कर लें आप, देशांतर में लिखें। देखो, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर अर्धवर्त काल्पनिक रेखाएं, उत्तर से दक्षिण की ओर अर्धवर्त काल्पनिक रेखाएं। आज संख्या कम कैसे हुई? कल से कुछ कम नजर आ रही है क्या? वो एक तो अपना बिहारी बाबू कहाँ गए आज? चलिए, तो उत्तर से दक्षिण की ओर अर्धवर्त काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। यानी ये अर्धवर्त होती है मोस्टली, इसमें यही पहचान है इसकी। ठीक है ना? बाकी तो अक्षांश और देशांतर दोनों क्या होती है? काल्पनिक होती है। नोट करें नीचे फटाफट, लिखो कुल देशांतर रेखा 360। कुल देशांतर रेखाएं 360। कुल देशांतर रेखा 360। नेक्स्ट लिखो, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? तो ये दोनों लाइन, नहीं नहीं 111 मत कर देना, ऐसे लिखना है भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है और सर्वाधिक का आंकड़ा नोट कर दो, और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है और न्यूनतम का आंकड़ा लिख दो। आप ये बात लिखनी पड़ेगी, बीच की दूरी की स्थिति ये होती है, यानी प्रत्येक जगह समान नहीं होती है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। लिख दिया? अक्षांश रेखाओं में 3 प्रमुख अक्षांश रेखा थी। कौन कौन सी? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। देशांतर रेखाओं में 2 प्रमुख देशांतर रेखाएं हैं, 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर। तो नीचे नोट करें आप, लिखो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके आगे नोट करो, लिखो इसे ग्रीनविच रेखा तथा विश्व मानक समय रेखा कहते हैं। इसे ग्रीनविच रेखा, इसे ग्रीनविच रेखा तथा विश्व मानक समय रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा तथा विश्व मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है? अच्छा, नीचे लाइन में नोट करो, लिखो यह रेखा, यह रेखा अंटार्कटिक के महासागर से गुजरती है, अंटार्कटिक महासागर से गुजरती। यानी ग्रीनविच रेखा जो है, यानी विश्व मानक समय रेखा जो है, वो किस महासागर से होती हुई गुजरती है? अंटार्कटिक महासागर से गुजरती है। ठीक है, इसके बाद नोट करें आप नीचे लाइन में, देखो 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। लिखो इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है।
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और लिखो यह प्रशांत महासागर से गुजरती है, प्रशांत महासागर से गुजरती है, प्रशांत महासागर से गुजरती है। बोलो यहां तक ठीक है? यहां तक बात समझ में आई? आगे चलते हैं। तो ये तो अपने ग्लोब की सामान्य सी बातें हैं जिनकी हमने बातचीत की। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बातचीत की हमने। एक लाइन नीचे नोट कर लेना आप, इसमें लिखो प्रत्येक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। प्रत्येक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब आपका टॉपिक हेडिंग डाल दीजिए भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। अब आते हैं अपन पहले टॉपिक पे। अभी तो हमने अक्षांश और देशांतरों के बारे में नॉर्मल परिचय इसलिए लिया है क्योंकि भारत का जब हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे उस समय हमें पता होना चाहिए कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार किस दिशा से शुरू होता है, कहां पर समाप्त होता है, ठीक है ना। अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, तो इनके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली है। तो अब भारत का सामान्य परिचय अपन इसमें लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसमें सवाल बनता है कि भारत की ग्लोबीय स्थिति, भारत की ग्लोबीय स्थिति ये देखना आप। ग्लोब के अंदर भारत कहां स्थित है? तो देखिए हमने अभी भी पढ़ा है, ग्लोब का थोड़ा हल्का सा परिचय हमने लिया है इसमें। ये मान लीजिए आपका ग्लोब है और इसके अंदर भारत की स्थिति आप बताएं मेरे को, भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? कौन से गोलार्ध में है भारत? उत्तरी गोलार्ध में। वेरी गुड। ये 0 डिग्री अक्षांश, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है ना, इसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। अब आप मेरे को बताएं कि आपके पास में ये 4 ऑप्शन हो गए, ए बी सी और डी। आप लोग मेरे को बताएं कि इनमें से भारत कौन से ऑप्शन में आएगा? बी वाले में आएगा। वेरी गुड। यानी यहां पे अपना भारत स्थित है। और ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तरे पूर्व, ठीक है ना, उत्तर पूर्व हो जाएगी। तो देखना एक ऑप्शन अपने पास बनता है उत्तर पश्चिम का, एक बनता है दक्षिण पश्चिम का और एक ऑप्शन बनता है दक्षिण पूर्व का। तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। भारत की स्थिति किस गोलार्ध में आती है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। एक बात। दूसरी बात, ये जो भूमध्य रेखा है इससे भारत जो है वो कितना उत्तर में स्थित है? तो भूमध्य, हाँ जी, भूमध्य रेखा से भारत 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कितना? 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप। ग्लोबीय स्थिति की बात कर रहे हैं अपने। मैंने 2 प्रश्न आपको बताए हैं। पहला प्रश्न ये है कि भारत ग्लोब में कहां स्थित है? उत्तर पूर्व में, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, भूमध्य रेखा से कितना उत्तर में स्थित है? 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तीसरा प्रश्न बनता है कि भारत कौन से अक्षांशों में स्थित है? तो उत्तरी अक्षांशों में स्थित है, उत्तरी अक्षांशों में, ठीक है ना। भारत कौन से देशांतरों में स्थित है? तो पूर्वी देशांतरों में, पूर्वी देशांतरों में स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि भारत के साथ में जो भी अक्षांश गुजरेगी उसे हम उत्तरी अक्षांश लिखेंगे और भारत के साथ में जो भी देशांतर गुजरेगी उसको हम पूर्वी देशांतर लिखेंगे। समझ गए मेरी बात को? जैसे मान लीजिए ये अपना भारत है, ठीक है ना,
अब इस भारत के अंदर कोई भी जैसे अक्षांश गुजर रही है, ये अक्षांश गुजर रही है, इसको आपने मान लिया 20 डिग्री अक्षांश। अब इसको 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिखोगे या दक्षिण अक्षांश लिखोगे? उत्तरी अक्षांश लिखोगे आप। यानी भारत से गुजरने वाली प्रत्येक अक्षांश कौन सी होगी? उत्तरी अक्षांश होगी। समझ गए ना? क्योंकि भारत कहाँ है, मैंने कल आपको बताया था कि ये जो उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध के अंदर प्रत्येक अक्षांश क्या कहलाएगी? उत्तरी अक्षांश। अगर मान लीजिए भारत यहाँ स्थित होता तो भारत के दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश हो जाती, उत्तर में उत्तरी अक्षांश हो जाती। लेकिन भारत तो पूरा का पूरा कौन से अक्षांशों में है? उत्तरी अक्षांशों में है। तो भारत से कोई भी अक्षांश गुजर रही है वो कौन से अक्षांश कहलाएगी? उत्तरी अक्षांश कहलाएगी। ऐसे ही भारत कौन से देशांतरों में, मैंने अभी बताया था कि 0 डिग्री के इधर पूर्वी देशांतर हैं और इधर पश्चिमी देशांतर हैं। भारत कौन से देशांतरों में आता है? पूर्वी देशांतरों में आता है। यानी भारत के साथ में कोई भी देशांतर गुजरती है तो उसको हम पूर्वी देशांतर ही लिखेंगे। तो अक्षांश के साथ हमेशा उत्तरी अक्षांश लिखना है, देशांतर के साथ में हमेशा पूर्वी देशांतर लिखना है। तो ग्लोबीय स्थिति से 4 सवाल बनते हैं आपके लिए। सबसे पहला सवाल यह है कि भारत ग्लोब में कहां स्थित है? तो आप बताएंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नंबर 2, भारत भूमध्य रेखा से कितना उत्तर में स्थित है? 876 किलोमीटर है। तीसरा, भारत कौन से अक्षांशों में है? उत्तरी अक्षांशों में। और चौथा प्रश्न है कौन से देशांतरों में है? पूर्वी देशांतरों में है। तो फटाफट 4 सवाल नोट करें, आप पॉइंट डाल दीजिए, लिखो भारत की ग्लोबीय स्थिति। ग्लोब से संबंधित भारत से क्या सवाल हो सकते हैं आपके लिए? तो नोट कर लीजिए, ग्लोबीय स्थिति में 4 लाइनें। पहला सवाल लिखिए, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है ग्लोब से संबंधित भारत के लिए। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में है भारत? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। दूसरा प्रश्न नोट करें, लिखो भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तीसरा प्रश्न लिखेंगे, भारत उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। और दूसरी लाइन लिख दीजिए, भारत पूर्वी देशांतरों में स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट डालिए आप, लिखो भारत की भौगोलिक स्थिति। और यहां पर ये जो भौगोलिक स्थिति है इसको आपको थोड़ा समझना है कि भौगोलिक स्थिति से क्या क्या सवाल हो सकते हैं। तो सामान्य परिचय हम भारत का ले रहे हैं। ये जो भारत देख रहे हैं इसके यहाँ उत्तर में इस तरफ, यहां से इस तरफ ये जो है ये एक पर्वत श्रेणी है और इसे आप हिमालय के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ भौगोलिक जानकारी में कि भारत के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? हिमालय पर्वतमाला स्थित है। ठीक है ना? तो बात भौगोलिक स्थिति की हम कर रहे हैं और बात उत्तर दिशा की हो रही है। उत्तर में आपने क्या देखा? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, ठीक है भाई। हाँ, जैसे कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा का पहरी किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। क्योंकि उत्तरी सीमा का पहरी कैसे? क्योंकि उत्तर में विशालकाय एक पर्वत श्रृंखला होने की वजह से प्राचीन काल में जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे उस समय इधर से कोई आक्रमण नहीं हो पाया था। जैसे आप इतिहास पढ़ोगे ना तो आप पढ़ोगे सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया,
मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया, मोहम्मद गोरी ने भारत पे आक्रमण किया, ठीक है ना, चंगेज खान ने आक्रमण किया, ठीक है ना। लेकिन सारे के सारे जो आक्रमणकारी थे वो इधर से, ठीक है ना, ये इधर से हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए सिंध प्रांत से भारत पे आक्रमण करते हैं, ठीक है ना। इधर से कोई आक्रमणकारी नहीं आया था, क्योंकि हिमालय जो है एक बड़ी विशाल का है। आजकल तो चलो जो है संसाधन है, लेकिन उस समय सेना इतने बड़े विशालकाय पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश करती, ये असंभव काम था, ठीक है ना। तो उत्तर में तो क्या है, हिमालय। दक्षिण के अंदर यहां पर एक महासागर है जिसको आप हिंद महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंद महासागर। तो भारत के दक्षिण की अगर बात की जाए तो दक्षिण के अंदर क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। पूर्व की बात करें तो इस तरफ अपन देखते हैं कि यहां पर बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो पूर्व की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम जो है इस तरफ अपन देखें यहां पर तो इधर है अरबी सागर। तो पश्चिम, और पश्चिम के अंदर है अरबी सागर। तो भौगोलिक स्थिति के अंदर हमें 4 प्रश्न देखने हैं कि उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण के अंदर हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम के अंदर क्या है बोलो, अरब सागर स्थित है। ये भारत की भौगोलिक स्थिति है। और भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया महाद्वीप का देश है, यानी एशिया महाद्वीप के अंदर ये आता है और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर ये स्थित है। और उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तो पश्चिम में अरब सागर भारत से जो है लगते हैं। तो इनके बीच में भारत स्थित है। ये भारत की क्या है, भौगोलिक स्थिति है। तो इनको फटाफट नोट कर दीजिए। भौगोलिक स्थिति में देखो, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, चारों पॉइंट नोट कर दीजिए फटाफट। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। लिख दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारत के चारों दिशाओं में स्थित अंतिम बिंदु, या इनको अंतिम छोर कह सकते हैं, ठीक है ना। ये देखते हैं चारों दिशाओं में। तो चारों दिशाएं कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इनके बारे में हमें जानकारी लेनी जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जब पढ़ेंगे तो ये चीजें हमें काम आएंगी। तो देखते हैं, सबसे पहले है भारत का उत्तरी छोर, यानी उत्तरी बिंदु, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की हम बात करते हैं इस तरह से। सबसे पहले उत्तर की बात की जाए तो भारत का उत्तर में यहां पर आप देख रहे हैं, ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नजर आ रहा है आपको, लद्दाख। भाई पहले ये जम्मू कश्मीर था। 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लाया गया था, और यहां पर फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर है, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर स्थापित कर दिया, ठीक है ना। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके अंदर ये ऊपर वाला है लद्दाख और नीचे वाला ये हो गया जम्मू कश्मीर। समझिए क्या, ये लद्दाख है और ये क्या है, जम्मू कश्मीर है। तो ये जो लद्दाख है सबसे उत्तर में, ठीक है ना। सबसे दक्षिण की अगर बात की जाए
तो सबसे दक्षिण के अंदर यहां पर देखिए ये राज्य है केरल और ये राज्य है तमिलनाडु। तो सबसे दक्षिण में पड़ता है तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद सबसे पूर्व की हम बात करें तो यहां पर ये है अरुणाचल प्रदेश। क्या है बोलो? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम की हम बात करें तो यहां पर है गुजरात। तो भारत के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, एक ही वे में ले रहे हैं अपन। सबसे उत्तर में कौन सा? लद्दाख। सबसे दक्षिण में तमिलनाडु, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में कौन सा? गुजरात। हमको यहां नोट करना है चारों दिशाओं में स्थित अंतिम बिंदु कि उत्तर में भारत का लास्ट जो सीमा स्थल है, लास्ट क्षेत्र कौन सा है, ठीक है ना, अंतिम, उसके आगे भारत नहीं है। तो अंतिम जो छोर है उत्तर में, अंतिम जो छोर है दक्षिण में, अंतिम है पूर्व में और अंतिम है पश्चिम में, वो स्थान अपन को ज्ञात करना है। तो देखना, भारत का जो सबसे उत्तरी छोर है, उत्तरी जो स्थान है यहां पर, ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसका नाम इंदिरा कौल। क्या नाम है इसका? इंदिरा कौल। और ये जगह है लद्दाख में। कहां पर है ये? लद्दाख के अंदर, ठीक है ना। इंदिरा कौल कहां स्थित है? लद्दाख में। अब मैं आपको एक जानकारी इसमें और साझा करना चाहता हूं कि आप ये जो लद्दाख देख रहे हैं ना, इस लद्दाख से ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर है, इस क्षेत्र को बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं इसको? पीओके। यानी ये क्षेत्र वर्तमान में भारत के अधिकार में नहीं है। किसके अधिकार में है? पाकिस्तान के अधिकार में। सिंपल सी बात है। और ये जो मैंने लाइन खींची है, इस लाइन को कहते हैं एलओसी। क्या कहते हैं इसको? लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन को बोला जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी इसको नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र पे हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। इसलिए हमने हमारे मानचित्र में, भारत के मैप में इसको दर्शाते हैं। और भारत का जो उत्तरी छोर इंदिरा कौल है, ये वर्तमान में पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। तो भारत का उत्तरी छोर कौन सा है? इंदिरा कौल, जो कि कहां पर है? लद्दाख में। और वर्तमान की देखें तो ये वर्तमान के अंदर कहां पड़ता है? पीओके में पड़ता है। ध्यान देंगे आप कि इंदिरा कौल वर्तमान में कहां स्थित है? पीओके में स्थित है। एक बात। दूसरी देखना, सबसे दक्षिण में यहां पर अगर बात की जाए तो इस जगह का नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कौन से राज्य में पड़ता है बताओ? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है ना। और कन्याकुमारी जो है, इसी को अपन केप केमोरिन कहते हैं। केप केमोरिन कहते हैं। कन्याकुमारी कहो या इसको केप केमोरिन कहो या इसको कुमारी अंतरीप कहो, ठीक है ना। तो ये इसी के ही नाम है। तो कन्याकुमारी या केप केमोरिन कहां पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। ये भारत का क्या है? दक्षिणी छोर। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि सबसे दक्षिणतम छोर पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जो यहां अंडमान निकोबार में स्थित है। लेकिन भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, वो हम एक बार मुख्य भूमि के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन इसकी बाद में करेंगे। मुख्य भूमि जो है, इसका दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। इधर चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश जो है, इसके अंदर लास्ट जो पूर्वी छोर है, इसको बोलते हैं वालांगू, ठीक है ना। और वालांगू जो है, ये कहां पड़ता है? वालांगू जिला है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना। किबितू क्षेत्र इसको बोलते हैं, डांग क्षेत्र इसको कह देते हैं। वालांगू अरुणाचल प्रदेश है। और पश्चिमी जो छोर है, इसको बोलते हैं सरक्रिक रेखा। क्या बोलते हैं? सरक्रिक रेखा, या इसको गोहर माता भी कह देते हैं, गोहर माता। और ये क्षेत्र पड़ता है कहां पर? गुजरात के अंदर, ठीक है भाई। यानी पश्चिमी जो छोर है यहां पर है, और ये है आपका सरक्रिक रेखा।
तो सर्कलिक लाइन जो है वो यहाँ स्थित है। तो भारत के चारों दिशाओं में जो अंतिम बिंदु हैं उनके बारे में हमने पता किया है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, बताओ, इंद्राकोल लद्दाख। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। पूर्वी बिंदु कौन सा है, वालांगू अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सर्कलिक रेखा गुजरात। चारों दिशाओं में आपको मालूम पड़ गया। तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए एक बार, भारत के चारों दिशाओं में स्थित अंतिम बिंदु या छोर। और फिर जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसी तरह से आप इस डायग्राम के माध्यम से इनको नोट कर लेना। चारों दिशाओं में भारत के जो अंतिम बिंदु हैं वो कौन कौन सी, तो इनको फटाफट लिख दी, फिर अपना आगे की बात करेंगे।